हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मौर्य एम्पायर के बारे में देखेंगे। मौर्यन एम्पायर मगध महाजनपद के अंदर स्थापित हुआ था। मगध महाजनपद के अंदर। तो मौर्य एम्पायर स्थापित होने से पहले मगध जनपद के अंदर नंद डायनेस्टी का राज हुआ करता था। नंद डायनेस्टी का एक राजा था धनानंद। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर स्थापित किया। मौर्य एम्पायर मगध, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कैपिटल थी मौर्य एम्पायर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किंगडम स्थापित करने से पहले दो लोगों को हराया था, धना नंद, नंद डायनेस्टी का, और नंद डायनेस्टी खत्म करी वहां से और अपना मौर्य स्थापित किया। दूसरा जो मेन राजा हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर। जब अलेक्जेंडर मर जाता है तो उसके बाद जो उसका राज्य था, जो इतना जीता था, वो राज्य जनरल आपस में बांट लेते हैं। उसके आर्मी जनरल थे। तो सेल्यूकस निकेटर के हाथ में इंडिया की तरफ का जो राज्य आता है वो आता है। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य हराता है तो सेल्यूकस निकेटर हेलेना, उसकी जो बेटी है, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। ये अलायंस क्रिएट करने के लिए था राजाओं से। चंद्रगुप्त मौर्य अलायंस क्रिएट कर रहा था राजाओं से, जिससे कोई हमला ना करे उसकी किंगडम पर। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था, इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं। कौटिल्य। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन सी लैंग्वेज में थी ये? तो संस्कृत लैंग्वेज में थी ये। ठीक है। दूसरा, जो कोर्ट के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर एक ग्रीक एम्बेसडर था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है। इंडिका एक बुक लिखी है। और मेगस्थनीज ने हमारी जो उस वक्त की सोसाइटी थी उसे एनालाइज किया था। और इसने बताया था कि सोसाइटी के अंदर 7 कास्ट हैं। ठीक है। 7 कास्ट में इसने कौन कौन सी कास्ट बताई थी? एक तो बताई थी फिलोसफर, बताई थी फार्मर, आर्टिशन, काउंसलर, स्पाइस, सोल्जर्स। अब बात क्या है कि 7 कास्ट इसने जो बताई थी ना, वो हमारे यहाँ कास्ट नहीं, हमारे यहाँ वो प्रोफेशन थे। प्रोफेशन। हमारे यहाँ तो वर्ना सिस्टम चलता था ना, तो वर्ना सिस्टम के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा 7 कास्ट, बस ये पूछ सकता है कि मेगस्थनीज ने, क्वेश्चन दो तरह से आएगा, या तो पूछेंगे मेगस्थनीज ने कितने कास्ट के बारे में बताया था, 7 कास्ट के बारे में। दूसरा ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कास्ट उन 7 कास्ट में बिलोंग करती है। तो आपको 7 तो याद रखनी है, बट ये जो वर्ना सिस्टम वाली है ना, इनमें जो चारों थी, वो मेगस्थनीज ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो पूछा जा सकता है कि जैसे कि वैश्य मेगस्थनीज की 7 कास्ट के बीच में बिलोंग करते थे, तो नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इन चारों में से, वर्ना सिस्टम वाली में से कोई आए, तो वो 7 कास्ट के अंदर नहीं है। एक और चीज जो मेगस्थनीज ने एनालाइज करी थी, मेगस्थनीज कहता था कि इंडिया के अंदर स्लेवरी नहीं थी। बट ऐसा नहीं है, स्लेवरी इंडिया के अंदर थी। बट हमारे यहाँ के स्लेवर थे ना, वो एग्रीकल्चर के अंदर काम करते थे। लेकिन ये मेगास्थनीज इन चीजों को, कि एग्रीकल्चर के अंदर काम करना इतना, क्योंकि जो ग्रीक साइड में था ना, वो स्लेवरी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसलिए मेगास्थनीज इस चीज को एनालाइज ही नहीं कर पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, और अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस करी थी। सल्लेखना जैन रिलीजन में एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर खाना छोड़ देते हैं और मृत्यु तक। जैन मुनि थे एक भद्रबाहु। भद्रबाहु नाम याद रखना इनका। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवण बेलगोला ले जाते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है ये? कर्नाटका के अंदर। श्रवण बेलगोला में जाके चंद्रगुप्त मौर्य शल्लेखना प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे अपने प्राण त्यागते हैं। जो नेक्स्ट राजा हैं वो है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। इन्हें अमृत घाटा भी बोलते थे। स्लेयर्स ऑफ एनेमी, स्लेयर्स ऑफ एनेमीज, शत्रुओं का दमन करने वाला। इनके टाइम पे दो इनके कंटेम्पररी राजा थे। एक तो एंटियोकस, जो कि सीरियन किंग थे। दूसरे किंग टॉलमी सेकंड, इजिप्ट के। तो बिंदुसार ने एंटियोकस से बोला कि आप अपने यहां से हमें स्वीट वाइन, ड्राइड फिक्स, एंड एक फिलोसोफर, ये अपने यहां से हमारे लिए भेजिए। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी एंटियोकस के सामने, बिंदुसार ने। तो एंटियोकस ने
अपना एक एम्बेसडर भेजा डेमेकस। याद रखना कि डेमेकस किसके टाइम पे आया था, बिंदुसार के टाइम पे आया था। तो इन्होंने स्वीट वाइन भेजी, ड्राइड फिक्स भेजे, बट फिलोसफर नहीं भेजा, और बोला कि हमारे यहाँ से फिलोसफर एक्सपोर्ट नहीं किए जाते। बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट अपनाया था। बिंदुसार ने लैंड बिटवीन द टू सीज को कॉन्कर किया था। ये दो सीज इसके अंदर कौन कौन से हैं, रेफर किए गए हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अब बिंदुसार के जो बेटे थे अशोका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मौर्य एम्पायर के टाइम पर। इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के राजा बना था। अशोका ने पहले बेरीगोस पॉलिसी थी, बाद में कलिंगा वॉर के बाद में धम्मगोस पॉलिसी में इसे कन्वर्ट किया था। जो बेरीगोस पॉलिसी है, इसके अंदर फिजिकल एक्सपेंशन किया जाता था किंगडम का। जस्ट 1 मिनट। फिजिकल एक्सपेंशन किया जाता था किंगडम का, मतलब दूसरे राज्य पर अटैक करना, राजा को हराना और उस राज्य को अपने राज्य के अंदर शामिल करना। वाइल जो धम्मगोस फिलोसफी थी, पॉलिसी थी, उसके अंदर कल्चरल एंड पीसफुल एक्सपेंशन किया जाता था। अब लड़ाइयाँ बंद हो गई थी इसके बाद, कलिंगा के बाद अशोका लड़ना नहीं चाहता था और वो धम्मगोस पॉलिसी अपना रहा था। अशोका को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, देवाना पिय, पियदसी एंड धर्म अशोका। अशोका के कुछ कंटेम्प्रेरी राजा थे, हेलेनिस्टिक राजा, जो कि ग्रीक होता है ना, हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक। इनका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। एंटियोगस सेकंड, टॉलमी सेकंड, एंटीगोनस, मगस एंड अलेक्जेंडर सेकंड। इन पांचों राजाओं के आप नाम याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से कंटेम्प्रेरी हेलेनिस्टिक राजा थे अशोका के टाइम पर। ठीक है। अशोका, अब हम देखेंगे एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका अपनी जो बात है ना, अपनी जनता तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाता था। कोई ऑर्डर है या कोई भी नियम कानून जो बनाना है, वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया था। इंस्क्रिप्शन में 3 लैंग्वेजेस थी। एक थी प्राकृत, दूसरी थी ग्रीक एंड तीसरी थी अरेमिक। अब प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी ना, उसके अंदर 2 स्क्रिप्ट थी, एक थी ब्राह्मणी और दूसरी थी खरोस्ती। और ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर ब्राह्मणी और खरोस्ती, इन दोनों स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। ठीक है। इसके इंस्क्रिप्शन को, अशोक के इंस्क्रिप्शन को ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज में लिखे हुए थे, उन्हें डेसिफर किया किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार। अब जो अशोका के एडिक्ट्स थे ना, वो एक तो रॉक एडिक्ट्स थे, एक पिलर एडिक्ट्स थे। जो रॉक थे वो माइनर और मेजर थे। माइनर 3 थे, मेजर 14 प्लस 2 14 प्लस 2। 2 सेपरेट थे। कौन कौन से थे सेपरेट, धौली एंड जोगाड़ा। धौली और जोगाड़ा ये दोनों उड़ीसा के अंदर हैं, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। याद रखना है इन दोनों के बारे में। हम 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे उनके बारे में देखेंगे, क्या क्या इंस्क्रिप्शन थे उनके अंदर। पिलर माइनर 5 थे और मेजर 7 थे। देखो, हर एडिक्ट में अशोका का नाम अशोका नहीं दर्शाया गया था। तो जो जिन एडिक्ट्स के अंदर अशोका नाम आया था ना, हम उनके बारे में देखते हैं। एक तो मस्की था, मस्की, नेतुर, गुजरा एंड ब्रह्मगिरी। इन चारों के अंदर अशोका का नाम अशोका ही डेसिफर किया गया था। अब हम मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में देखेंगे। इनमें है ना, हर किसी को आपको याद नहीं करना, बट कुछ कुछ चीजें याद करनी है। जैसे पहले में एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में रोका गया था। दूसरे के अंदर आपको याद रखना है साउथ इंडियन किंग्स के बारे में था। साउथ इंडियन किंग्स के बारे में इसके अंदर दे रखा है, जैसे चोला चेराज है ना, उनके बारे में इस इंस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा था। तीसरे में ऑफिशियल्स लाइक युक्ता प्रदेश का के बारे में बताया गया था। फोर्थ में प्रमोट नॉन वायलेंस किया गया था। फिफ्थ में महामात्रास के बारे में बताया गया था। सिक्स्थ में अशोका कैसे अपने गवर्नमेंट अफेयर को मैनेज करता था उसके बारे में बताया गया है। सेवंथ आपको याद रखना है टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस ग्रुप। एट्थ भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पे अशोका के बारे में बताया गया है कि अशोका ने बौद्ध गया की ट्रिप करी थी। ठीक है। 10th मोरालिटी रेदर देन सेरेमनीज। यहाँ पे बोला गया था कि आप सेरेमनीज थोड़ा कम करिए और मोरल व्यवहार ज्यादा करिए समाज के अंदर। 10th के अंदर रिजेक्टेड फेम एंड ग्लोरी, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताया गया है। 12th आपको याद रखना है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बोला गया था। एंड 13 जहाँ पे कलिंगा वॉर और धम्मा पॉलिसी के बारे में बताया गया है। ये
12, 13, 7, 8 फर्स्ट सेकंड, ये आपको याद रखने हैं। जो मेजर पिलर एडिक्ट्स है ना, उनमें से भी आपको फिफ्थ वाला ज्यादा याद रखना है कि फिफ्थ के अंदर लिस्ट दे रखी थी बर्ड्स और एनिमल्स की जो स्लॉटर किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते किसी स्पेसिफिक डेज पे, मतलब जो सेरेमनीज वगैरह होती हैं उस दिन। बाकी सब आप पढ़ लेना। फर्स्ट के अंदर आउटलाइन आइडियल्स वगैरह के बारे में बता रखा है, सेकंड में धम्मा के बारे में बताया है, थर्ड में बोला है कि आप क्रूअलिटी वेरासिटीज वगैरह से दूर रहिए, चौथे में राजूकाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, छठवें के अंदर धम्मा पॉलिसी के बारे में बताया गया है। अब अशोका के जो पिलर्स थे ना, अशोका के पिलर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। एक तो वो सैंडस्टोन, चूनार सैंडस्टोन से क्रिएट किए जाते थे। मोनोलिथ शाफ्ट थी, देखिए ऐसे करके ये पिलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये अबेकस होता था, यहाँ पे कुछ इसके अंदर आकृतियां बनी रहती थी और यहाँ पे एक कैपिटल बना हुआ था, कैपिटल बना हुआ होता था, ठीक है। इस कैपिटल में आपको एलिफेंट, लॉइन, बुल, इन सबके सिंबल एज अ सिंबल क्रिएट करके ऊपर रखा जाता था। जो सारनाथ में 4 लॉइंस है ना, जो हमारा एम्बलम है, वो भी एज अ कैपिटल था एक स्तंभ के ऊपर। डिवॉइड ऑफ बेस, बेस बहुत कम होता था, सीधा स्तंभ खड़ा होता था। अबेकस मैंने आपको बताया यहाँ पे होता था कैपिटल के नीचे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई थी और कैपिटल ऊपर सिंबल होता था। ये मोनोलिथ शाफ्ट होता था, ये वाला जो बीच का हिस्सा है ना इसका, ये एक ही पत्थर से बना होता था कि न कि पत्थरों को ऐड करके, ठीक है। तो जो बुल की कैपिटल है वो रामपुरवा में पाई जाती है, रामपुरवा लॉइन की वैशाली के अंदर है। ऐसे ही एक और भी हैं। जो नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, वो देखेंगे और इंस्क्रिप्शन थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आते हैं कोई एग्जाम के अंदर। कंधार इंस्क्रिप्शन, एक सेकेंड, कंधार इंस्क्रिप्शन ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, इसके ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है यहाँ पर। रूमन द इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर बताया गया था कि अशोका लुम्बिनी विजिट कर गया था, लुम्बिनी विजिट करने के लिए गया था। लुम्बिनी है जो गौतम बुद्ध थे ना उनका बर्थ प्लेस, बुद्धा का बर्थ प्लेस है। और यहाँ जाके अशोका ने बोला था कि जो लुम्बिनी के लोग हैं वो आज से बलि नहीं देंगे। बलि एक राजा को दिया गया और डायरेक्ट टैक्स होता था जो राजा के लिए जाता था ट्रेजर में। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो सन्नाती इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर जितने भी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे पाए गए हैं। कलिंगा एडिक्ट्स, एक सेकेंड, कलिंगा एडिक्ट्स, इसमें लिखा हुआ था ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन किस एडिक्ट्स के अंदर लिखा है, तो कलिंगा एडिक्ट्स के अंदर लिखा है। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो सहवाजगरी एंड मनसीरा इंस्क्रिप्शन, खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है ये। 111 कॉपर प्लेट, इसमें रिलीफ मेजर बताए गए थे फेमाइन के बारे में, ये आप याद रखना, ये यूपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। और बीके एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा गया है कि 111 प्लेट किस चीज से रिलेटेड थी, तो वो फेमाइन से रिलेटेड थी, वहां पे रिलीफ मेजर के बारे में बताया गया था। अब देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सप्तांग थ्योरी फॉलो होती थी कौटिल्य की। इसके अंदर स्वामी, राजा, अमात्य, मिनिस्टर, जनपद टेरिटरी, दुर्ग जो फोर्ट होता है, कोष जो ट्रेजरी होती है मतलब राज्य कोष, एंड दंड जो सैनिक वगैरह होते हैं, एंड मित्र अलाइज, इन सब के बारे में सप्तांग थ्योरी कौटिल्य ने जो सप्तांग थ्योरी दी थी उसके अंदर बताया गया है। उसी हिसाब से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो होता था। जो मौर्य एम्पायर था ना वो मेजर 4 प्रोविंस के अंदर बांटा गया था, ठीक है। और हर प्रोविंस के जो गवर्नर होते थे वो राजकुमार होते थे, प्रिंस लोग थे ना, वो गवर्नर बनते थे। 4 प्रोविंस कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैन, तूशाली एंड सुवर्णगिरी। अब हम कुछ ऑफिशियल्स के बारे में देखेंगे। प्रोविंस लेवल पर प्रदेश का ऑफिशियल्स होते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिशियल थे वो राजूकास एंड युक्तास, जो युक्तास थे वो क्लर्क लाइन वाले थे, वाइल जो राजूकास थे वो लैंड मेजरमेंट वगैरह करने के लिए फील्ड लेवल पे काम करते थे, ठीक है। जो अदर ऑफिशियल्स हैं, पान्याध्यक्ष जो कि प्राइस फिक्स करते थे और ट्रेड वगैरह के इंचार्ज थे। दूसरे हैं संस्थाध्यक्ष जो कि मार्केट होती है ना उसके इंचार्ज थे, मार्केट को जो देखते थे कि कैसे कैसे मार्केट वर्क करेगी। नेक्स्ट है रूपदर्शिकाज, कॉइन इंस्पेक्टर, जो सिक्के चलते थे उनको इंस्पेक्ट करने वाले जो ऑफिशियल थे वो रूपदर्शिकाज थे। नेक्स्ट है
पोर्टाध्यक्ष, जो कि वेट एंड मेजर होता था ना, उन्हें स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो काम करते थे वो थे पोर्टाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट ऑफिशियल है शीताध्यक्ष, जो कि एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करते थे। दो और ऑफिशियल आप याद रखना, एक है सन्निदाता, सन्निदाता, और दूसरे हैं समहर्ता, समहर्ता। तो जो सन्निदाता थे ना, ये थे चीफ ट्रेजरर, वाइल जो समहर्ता थे वो टैक्स कलेक्टर थे, टैक्स कलेक्टर। ठीक है, ये ऑफिशियल्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इन सभी ऑफिशियल्स को याद जरूर करना, क्योंकि हो, होने के लिए तो और भी ऑफिशियल्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हें तो करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है वो देखेंगे हम, मौर्य एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो कैसे चलती थी। तो एग्रीकल्चर मेन चीज थी इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर 1/4 से लेकर 1/6 तक जो प्रोड्यूस होता था ना, उसका टैक्स लिया जाता था, जिसे भाग बोलते थे, भाग। ट्रेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाहर दूसरे किंगडम से भी ट्रेड होता था, ग्रीक चाइना वगैरह के अंदर से। बट इंडिया के अंदर पाटलिपुत्र से होकर गंगा जी जा रही थी नदी, तो गंगा जी एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी उस टाइम पर। तो ट्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इकोनॉमी में, मॉडर्न मॉडर्न एम्पायर की में। ठीक है। कुछ टैक्सेस आपको याद रखने हैं। भाग मैंने अभी बताया था एग्रीकल्चर। बलि जो राजा के सीधे ट्रेजर में जाते थे, पहले ये वॉलेंट्री थी, बाद में फिक्स हो गई थी। जो नेक्स्ट टैक्स है वो है उदका भाग, उदा का भाग, ये था इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स। ठीक है। एक और टैक्स है सेना भत्ता, ये सेना के लिए था। जैसे सेना किसी गांव में होकर जा रही है और वहां पे अगर रुकती है, तो वहां का जो गांव का सरपंच या जो हेड होगा वो सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा, और एज अ टैक्स ही काम करता था। ठीक है। बस मौर्य एम्पायर के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली किसी राज्य को देखेंगे या फिर किसी किंगडम को देखेंगे।